नमस्कार साथियों, मैं मुकेश जांगेड़ आप सभी का एक बार फिर अपने YouTube चैनल तक्षशिला पे स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले पार्ट में हमने प्रस्तावना के बारे में देखा कि प्रस्तावना किसे कहते हैं, प्रस्तावना से संबंधित कहां से सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से एग्ज़ाम के अंदर सवाल आए हैं। आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ से शुरुआत होती है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो इससे संबंधित जो पहला वाद है वो आया था सन 1960 के अंदर, बेरुबारी यूनियन मामला 1960 के अंदर। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का पार्ट नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। नई शब्दों को जोड़ सकते हैं, नई शब्दों को जो है कम कर सकते हैं। तो बेरुबारी जो यूनियन मामला है उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुबारी जो है वो एक भूभाग का नाम है जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इस मामले के अंदर जो है इस भाग को पश्चिम बंगाल का जो ये एक पार्ट है और इसे जो है बांग्लादेश को देने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया था। तो इस पर जो है विवाद खड़ा हुआ और उस विवाद पर जब सुप्रीम कोर्ट चर्चा कर रहा था तो उसी विवाद के दौरान उसने इस बात पर भी चर्चा की कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है। तो उस मामले के अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। दूसरा जो वाद है वो है 1967 के अंदर आया था, गोलकनाथ मामला। गोलकनाथ मामले में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं किया जा सकता। केवल क्या है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है लेकिन संशोधन नहीं कर सकते हैं। अगर संविधान के अंदर कोई ऐसा उपबंध है जो दो अर्थों वाला हो, जो अस्पष्ट हो, तो उस उपबंध को समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन उस प्रस्तावना के अंदर संशोधन नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल अस्पष्ट जो उपबंध है उनको समझने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में जो मामला आया वो है 1973 के अंदर केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य का। ये सबसे प्रसिद्ध जो है मामला है। और इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान का जो है अंग है प्रस्तावना, लेकिन इसमें जो है संशोधन भी किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग जरूर है और इसके अंदर संशोधन भी किया जा सकता है। जो गोलकनाथ जो मामला था उसके जो है निर्णय को यहाँ पर क्या कर दिया गया था, पलट दिया गया था। और अब जो है प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे के अंदर जो है परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मूल ढांचा क्या है, इस बारे में जब पूछा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो मूल ढांचा है उसे सुप्रीम कोर्ट समय अनुसार जो है बताता रहेगा। जैसे प्रस्तावना के अंदर स्वतंत्रता है, न्याय है, लोकतंत्र है, जिनके ऊपर जो है हमारे देश का संविधान टिका हुआ है, ऐसे उपबंध को संशोधन के द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के जो उपबंध है वो मूल ढांचे के अंदर आते हैं। उसके बाद में जो वाद आया था वो आया था 1993 के अंदर SR बॉम्बे वाद। और इसके अंदर कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो यहाँ से जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का जो है अभिन्न अंग है, ये किस वाद में कहा गया था। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और अक्सर जो है वो आंसर लगाते हैं केशवानंद भारती वाद के अंदर। लेकिन प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है ये कहा गया था SR बॉम्बे वाद के अंदर। साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि किस वाद के अंदर कहा गया था कि प्रस्तावना के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो वो था केशवानंद भारती वाद के अंदर 1973 के अंदर। उसके बाद में प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है ये किस वाद में कहा गया था, तो SR बॉम्बे वाद के अंदर कहा गया था। गोलकनाथ मामले के अंदर क्या कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग तो है लेकिन उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, केवल जो है अस्पष्ट उपबंधों को समझने के लिए जो है प्रस्तावना का प्रयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा जो बेरी बारी यूनियन मामला है उसके अंदर कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। तो साथियों, इस प्रकार यहाँ से जो है प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा वाद के अंदर जो है क्या कहा गया था। अब आते हैं कथन के बारे में कि किन विद्वानों ने जो है प्रस्तावना के बारे में क्या क्या कथन कहे हैं। तो इस प्रकार जो है के.एम. मुंशी ने जो है प्रस्तावना को क्या कहा है, प्रस्तावना को कहा है राजनीतिक कुंडली कहा है। दूसरा जो है वो है पंडित ठाकुरदास भार्गव, और इन्होंने जो है प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अर्नेस्ट बार्कर ने जो है प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है। और लास्ट है N.A. पालकीवाला ने। तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा। तो प्रस्तावना को क्या कहा था उन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी थी। या ऐसा आता है प्रश्न कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दी थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाते हैं, के.एम. मुंशी, पंडित ठाकुरदास भार्गव, अर्नेस्ट बार्कर, N.A. पालकीवाला। तो यहाँ पे जो आंसर क्या होता है, के.एम. मुंशी होता है। दूसरा है पंडित ठाकुरदास भार्गव की जो है संविधान की जो आत्मा और संविधान की कुंजी, इसमें जो है थोड़ा सा अंतर है। आत्मा किसने कहा है, पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, और कुंजी किसने कहा है, कुंजी कहा है किसने, अर्नेस्ट बार्कर ने। ठीक है, जैसे अरेस्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं, हथकड़ी लगाते हैं। तो उस हथकड़ी की कुंजी यानी कि जो है अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा है, संविधान की कुंजी कहा है। इस प्रकार अपन थोड़ा ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं ताकि जो है एग्जाम के अंदर कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। उसके बाद में N.A. पालकीवाला ने, तो पालकीवाला ने क्या कहा है, इसको परिचय पत्र कहा है। पे जो है पालकीवाला और पे से क्या आता है, परिचय पत्र होता है। तो N.A. पालकीवाला ने क्या कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। तो साथियों, इस प्रकार अपना जो प्रस्तावना का जो टॉपिक है वो यहीं पर समाप्त होता है। प्रस्तावना से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये मैंने आपको बताया है, और यहीं से जो है बार बार जो है प्रश्न पुनः जो है दोहराए जाते हैं। एक तो अपन को जो है प्रस्तावना को याद रखना चाहिए कि पूरी की पूरी जो प्रस्तावना है उसे कंठस्थ याद होना चाहिए। प्रस्तावना के अंदर से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका क्रम बताइए, ये शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर है या नहीं है। उसके बाद में आते हैं वाद से संबंधित प्रश्न, और अंत में जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं कथन से संबंधित प्रश्न। तो इस प्रकार यहीं पर हमारी प्रस्तावना समाप्त होती है। अगले अध्याय में हम मिलते हैं अगले पार्ट में मूल अधिकारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।